हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्नों सहित है ये बुक। तो ये कक्षा 12 की बुक है, ये आप देख लीजिए, कक्षा 12 क्लास 12 की है। तो यहाँ पे दिया गया NCERT बेस्ड, ये देखिए NCERT और NEP, उसके बाद NCF, ये सारा जो है NCERT पे आधारित बुक है ये। तो हम आपको यहाँ से जो हम कराना चाह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि इसमें जो बहुत ज़रूरी, जो हम लोगों को नया लगता है, जो भी पाठ इस बुक का जो पाठ नया है और जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम करवा देंगे, क्योंकि बुक बहुत इतनी मोटी बुक है और ये बुक जो है 12th क्लास की इंटर कॉलेज की बुक है। तो हम इसको पूरा टाइम अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम आपको चाह रहे हैं कि ये जो हम क्वेश्चन बनता जहाँ से और जो नए टॉपिक इसमें हैं इसको आपको करवा दें, नए अध्याय जो हैं। तो ये अतिथि प्रबंधन अध्याय 11 हम करवा दे रहे हैं, बाकी सब पुराने ही हैं और जो मुझे नया है वो अतिथि प्रबंधन लग रहा है। और एक हम जो भोजन विशालता वाला पार्ट जो है उसको करवा देंगे, वो वाला लेसन करवा देंगे। तो और इसका प्रैक्टिस सेट और रीडिंग, पूरा लेसन का रीडिंग, ये सारा करवा देंगे। तो आज हम अतिथि प्रबंधन देख लेते हैं। अतिथि प्रबंधन की बात आज हम कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे, इसी में करवा देंगे। और नहीं तो प्रैक्टिस सेट दूसरा लगा देंगे, पहले क्लास कर लेते हैं, क्लास करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। तो ये हमारा है अतिथि प्रबंधन का महत्व, यहाँ पे दिया गया है। अतिथि प्रबंधन का महत्व थोड़ा सा जूम करके दिखाएं हम आपको। अतिथि प्रबंधन का महत्व, ये देखिए यहाँ पे अतिथि प्रबंधन के महत्व की बात की गई है। वैश्विक आधुनिकीकरण के कारण आज विश्व बहुत छोटा सा प्रतीत होने लगा है। आजकल लोगों द्वारा निम्न उद्देश्यों में देश विदेश की यात्रा करना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है, जैसे कि व्यापारिक उद्देश्य, जैसे कि जो है व्यापारिक उद्देश्य, जो उसके उद्देश्य हैं जो लोगों द्वारा निम्न उद्देश्य दिए गए हैं वो व्यापारिक उद्देश्य है। पहला कौन सा उद्देश्य है? व्यापारिक उद्देश्य। उसके बाद धार्मिक उद्देश्य, दूसरे नंबर पे धार्मिक उद्देश्य। इसको हम थोड़ा सा और छोटा करें, पहले बुक है बड़ी, बहुत बड़ी सी बुक है ये, इसीलिए अब पूरा दिखाई देने लग गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला व्यापारिक उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य है वो व्यापारिक उद्देश्य है। दूसरा धार्मिक उद्देश्य है। तीसरा स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य। चौथे में पर्यटन के उद्देश्य से। पाँचवें नंबर पे शैक्षिक उद्देश्य से। ये 5 उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं ये किसके उद्देश्य हैं? ये वैश्वीकरण था आधुनिकीकरण के कारण आज विश्व छोटा सा प्रतीत होने लगा है। आजकल लोगों द्वारा निम्न उद्देश्यों में देश विदेश की यात्रा करना बहुत ही साधारण सी बात है। लोगों को जो देश विदेश की यात्राएं करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? उसी के उद्देश्य हैं। किन किन उद्देश्यों से लोग क्या उद्देश्य है लोगों का जो देश विदेश की यात्राएं करना पड़ रहा है? तो पहला तो व्यापारिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य, पर्यटन के उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य से, ये सारे उद्देश्य हैं। तो ये इतने उद्देश्यों को आप देखिए, इसको आप पास करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हम चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी, जितने कम समय में आपको इसको करा दें उतना अच्छा है, जितने कम समय में आपको करा दें। देखो, शैक्षिक उद्देश्य ये जो बच्चे बाहर जाके रूम लेके पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है विकसित करने के लिए, सीखने के लिए, तरह तरह के कोर्स और डिप्लोमा लेने के लिए बाहर पड़े होते हैं, ये शैक्षिक उद्देश्य होता है। और पर्यटक उद्देश्य जो घूमना टहलना दर्शन करना ये सब होता है।
तो यही सब है। तो इसको आप पास करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जहाँ पे हमें लगेगा डिस्क्राइब करना जरूर, वहाँ पे हम करेंगे डिस्क्राइब। अब बात करते हैं यहाँ पे ये अतिथि प्रबंधन से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं। अतिथि प्रबंधन से संबंधित मूलभूत संकल्पनाओं को हम देखेंगे। अतिथि एवं आतिथ्य मेजबान के बीच का संबंध है। यह सत्कारशील कार्य व्यवहार है जिसमें अतिथियों का उत्तरदायित्वपूर्वक और मित्रतापूर्वक स्वागत करना रहने के लिए स्थान देना, उनका मनोरंजन करना तथा भोजन इत्यादि सेवाएं प्रदान करना शामिल है। मूल रूप से यह रहने के लिए स्थान, भोजन, मनोरंजन व स्नेह को सुगम बनाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने से संबंध है। कहने का मतलब अतिथि प्रबंधन से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं ये है कि जो बाहर लोग जाते हैं और उनके लिए भोजन, मनोरंजन, रहना और रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये इसके अतिथि प्रबंधन संबंधित संकल्पनाओं के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे बात की गई है विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं। बात की जा रही है विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कौन सा भाई अतिथि का सेवा कहाँ होता है, अतिथि के लिए सेवाएं कहाँ पे प्रदान की जाती है, जो कौन कौन से प्रतिष्ठान हैं जो अतिथियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। होटल है। फ्रेंड्स ये बुक जो है बहुत बड़ी है, इसीलिए हम इसको जूम नहीं कर पा रहे हैं। अगर जूम करेंगे तो ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको जैसे भी होगा मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर दे, बस इतने से हम चाह रहे हैं कि आपको समझाएं और आपको भी पूरा विजुअल होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा दिखेगा नहीं, दिक्कत आएगी। चलो बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं। भाई कहाँ पे अतिथि का जो सेवाएं अतिथि को मिलती हैं कहाँ मिलती हैं। होटल और मोटल, ये देखो पहला होटल, दूसरा मोटल, उसके बाद आवास, उसके बाद सैरगाह हम आपको दिखा देने, फिर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, अंतर देखेंगे हम लोग कि क्या क्या कहाँ कैसा होता है। देखो सैरगाह, उसके बाद जो हमारा 5वें नंबर पे सुसज्जित फ्लैट्स, 6ठे नंबर पे सुसज्जित शिविर, ये इतने हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि होटल क्या होता है, मोटल क्या होता है, आवास क्या होता है और सैरगाह क्या होता है, सुसज्जित फ्लैट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। चलो हम बात करेंगे यहाँ पे होटल। यहाँ से इसका ये दिया जाता है, इसका ये देकर पूछता है कि ये सेवाएं कहाँ मिलती हैं या ये इसमें कौन क्या होता है। तो यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखो यहाँ दिया है व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में अतिथियों, देखो यहाँ होटल दिया ना, व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में होटल अतिथियों को आवास, भोजन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में अतिथियों को प्रदान किया जाता है। अब ऑप्शन में रहेगा होटल, मोटल, आवास, सब रहेगा ऑप्शन में। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में अतिथियों को प्रदान किया जाता है या अतिथियों के सेवाओं में प्रस्तुत किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा होटल, मोटल, आवास, सब रहेगा। यहीं पे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे होटल किसके लिए है, व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में होटल अतिथियों को आवास, भोजन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करता है। उसके बाद हम मोटल की बात कर लेते हैं। मोटल क्या है, थोड़ा सा मोटल की बात जान लेते हैं। मोटल यह होटल जैसे ही सुविधाएं सेवाएं प्रदान करता है तथा कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी देता है अथवा कमरे का दरवाज़ा ही पार्किंग स्थल में खुलता है। तो अब यहाँ पे क्या प्रश्न बनाएगा, होटल के पास पार्किंग की व्यवस्था या पार्किंग की सुविधा वाला
स्थान क्या कहलाता है? होटल, यहाँ पे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कमरे के सामने पार्किंग जैसी व्यवस्था या दरवाज़ा पार्क में खुलने वाला स्थान क्या कहलाता है? होटल कहलाएगा, मोटल कहलाएगा, आवास कहलाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आवास की बात करते हैं। इसे महज रात्रि विश्राम के लिए किराए पर लिया जाता है। अब यहाँ पर ऐसे पूछ लेगा कि थोड़े रात के लिए, एक रात के लिए जो किराए पे लिया जाता है या रात रुकने के लिए जो किराए पे लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया बहुत लोग होटल पे चलेंगे, होटल में भी रात में रुकते हैं, मोटल में भी रुकते हैं। तो यहाँ पे विशेष ये आवास की बात की गई है। इसे महज रात्रि विश्राम के लिए किराए पर लिया जाता है। यहाँ जलपान भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। आवास जो होता है वो सिर्फ रहने के लिए होता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जहाँ जलपान और भोजन की सुविधा ना हो, सिर्फ रहने के लिए हो, तो बहुत लोग कहेंगे कोई होटल ऐसा होता है जिसमें भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, बाहर लोग खाते हो, उसको भी होटल कहते हैं। तो होटल और आवास में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, होटल मोटल आवास इन सब में कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। तो आप इसको देखते रहिए। आवास क्या है? जहाँ पे सिर्फ आपको रुकना हो, ना जलपान हो, ना भोजन हो, ना कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो आवास कहलाता है। तो ये आपको हमें अच्छे से पता चला कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। होटल, मोटल और आवास तीनों में अंतर, इसको आप पास करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं सैरगाह क्या है। सैरगाह की बात करते हैं। अब सैरगाह भी ऐसे ही, ये जो क्वेश्चन बनेगा इतने नाम देंगे, यही इसी में फंसाने की कोशिश करेगा। और यही है एनसीईआरटी की, ये जो होटल अतिथि प्रबंधन से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं, हमारे पास 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे सैरगाह की। सैरगाह में क्या है? सैरगाह पर्यटक केंद्रों पर बनाए हुए होते हैं जो महंगे और आलीशान होते हैं। इनमें मनोरंजन एवं खेल के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। यह मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या अन्य सुंदर स्थलों पर बनाए जाते हैं। अब हम सैरगाह की बात कर लें। ये प्राकृतिक स्थान वातावरण, मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, जैसे थोड़ा सा इसके उदाहरण हम मान लेते हैं कि जो हमारे यहाँ प्रयाग में संगम के तट पर जो बनाए जाते हैं, जो वहाँ पे अब की बार या हर बार जब लगता है कुंभ का, तो वहाँ पे जो भी बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर घर जैसा, और बहुत सारे उसमें मनोरंजन की चीज़ें रख देते हैं। तो बस वही आप इसके उदाहरण सैरगाह के उदाहरण सैरगाह ही होते हैं, सैरगाह। अब हम चले आते हैं सुसज्जित फ्लैट। सुसज्जित फ्लैट्स की बात कर लेते हैं। इनमें अतिथियों को सभी अपेक्षित आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो भी मेहमान आते हैं फ्लैट्स में, अतिथियों को सुसज्जित, इनमें अतिथियों को सभी अपेक्षित आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। सुसज्जित फ्लैट्स का मतलब हुआ इसमें जो भी सारे सामान, बेड, सोफ़ा, टीवी, सारे कुछ लगे होंगे। कोई जो भी चाहेगा, रहने वाला, लेने वाला जो भी चाहेगा, उसको सब कुछ सारे उसमें सेटिंग रहेगी, सब कुछ रहेगा उसमें। अब आते हैं सुसज्जित शिविर पे। ये उन लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं, आतिथ्य, ये उन लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं जो पैदल लंबी यात्रा, हाइकिंग एवं जोखिम भरे खेलों इत्यादि में भाग लेते हैं। सुसज्जित शिविर ये जो है, जो लोग बाहर निकलते हैं, जैसे जो बच्चे निकलते हैं बाहर जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, टूर पे निकलते हैं लंबी यात्रा करने, जो पैदल लोग चलते हैं। तो सुसज्जित शिविर यहाँ से ये शब्द देगा और क्वेश्चन सुसज्जित शिविर रहेगा ऑप्शन में। तो ये आप 5 जो 6 थे ये समझ लीजिए, इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये दिया भी है, इसमें चित्र भी दिया है, इसका सारे का चित्र दिया है। देखो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, फिगर दिखा दे रहे हैं, यहीं से है। ये है होटल का, यहाँ मोटल का लिखा भी है इसमें, मोटल। उसके बाद ये आवास लाज है। उसके बाद फिर यहाँ पे
ये दिया है सैरगाह रिजार्ड। सैरगाह का दूसरा नाम रिजार्ड भी है, और इसी आवास को लॉज कहते हैं। और यहाँ पे सुसज्जित फ्लैट्स तो है ही है। उसके बाद सुसज्जित शिविर को कैंप भी बोलते हैं, जो ऐसे जहाँ पाते वहीं लगा के सुसज्जित शिविर को कैंप भी बोलते हैं। तो इसको जहाँ पाते वहीं बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। और उसका सैरगाह तो ये नदियों और तो यहाँ पे ये सुसज्जित फ्लैट्स, सुसज्जित शिविर, ये सब हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, सैरगाह को रिजार्ट भी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं सम्मेलनों, सभाओं एवं विवाह पार्टी, थीम पार्क, प्रकरण उद्यान, समुद्री पर्यटन, क्रूज, मनोरंजन पार्क जैसी अन्य अवसरों पर अतिथि गृह, अस्पताल आदि प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अभिन्न अंग है। अतिथि सेवाएं छात्रावास द्वारा भी प्रदान की जाती है। अतिथि प्रबंधन के मूल सिद्धांत सभी लोगों के लिए लागू होते हैं। अतिथि चक्र की हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से पूछता है कि पहले जो है आगमन होता है या प्रस्थान होता है या अधिपत्य जो है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे इसका सर्कल है भाई, अतिथि चक्र। गेस्ट साइकिल की हम बात करेंगे। अतिथि चक्र का तात्पर्य उन चरणों से है जिसमें कोई अतिथि होटल में आता है, रुकता है और फिर चला जाता है। तो ये गेस्ट साइकिल कहलाता है। अतिथि चक्र होटल में अतिथियों के पहुंचने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न प्रकार है। 4 अवस्थाएं आप देख लीजिए और बढ़िया से इसको आप पाँच करके अपने अनुसार आप इसको पढ़कर समझ लीजिएगा। ये देखिए, ये है चारों। आगमन पूर्व, प्री अराइवल, उसके बाद आगमन अराइवल, उसके बाद कमरे पर अधिपत्य, उसके बाद प्रस्थान। ये आप इसको देख लीजिए। इसी तरह यहाँ पे आगमन होगा, आगमन पूर्व की तैयारी होती है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, मैटर अच्छा है आपके लिए। ये है आगमन पूर्व अवस्था, आगमन अवस्था, कमरे पर अधिपत्य, प्रस्थान, ये इतने हैं। तो यहाँ पे जो आगमन पूर्व अवस्था है, इस अवस्था में किए जाने वाली क्रियाकलाप निम्न है। कौन सी? अतिथि के लिए दर उद्धत करना, अर्थात कमरों के किराए को बताना। देखो, दर उद्धत करना अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? कमरे के किराए को बताना। कमरों के किराए को बताना। कमरा का किराया क्या है, कितना किराया कैसे है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसके पश्चात केंद्रीय आरक्षण पद्धति या आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना। इसके पश्चात केंद्रीय आरक्षण पद्धति या आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना। कमरा आरक्षित हो जाता है कि मतलब ये बात किराए की होगी, उसके बाद कमरा आरक्षित हो गया। पहले आगमन पूर्व अवस्था में आ रहा है, उसके बाद आगमन अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में अतिथि का वास्तव में होटल में आगमन होता है तथा उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है या चेक इन होता है। उसको जो है आगमन उसका हो जाता है, जो रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। तो ये आगमन पूर्व अवस्था है। यहाँ पे पूर्व शब्द लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। आने से पहले की बात होती है यहाँ पे। ये दोनों आगमन पूर्व बातें आएंगी। कौन कौन सी? कमरे का रेट बताना और कमरा उसके लिए आरक्षित कर देना। तो आगमन अवस्था, आगमन अवस्था में क्या है? आगमन अवस्था में ये आके होटल में आगमन होता है तथा उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, चेक इन हो जाता है। उसका तीसरे पे कमरे पर आधिपत्य, भैया तीसरे पे कमरे पे आधिपत्य हो रहा है। तीसरे स्टेप पे कमरे पर आधिपत्य मतलब कमरे के अंदर उसको, और कमरे पे आधिपत्य मतलब कमरे पे अधिकार उसका हो जाता है। उसका जो अधिकार है वो कमरे पे हो जाता है। इस चरण में अतिथि की आवश्यकताओं के अनुसार अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अतिथियों सेवाओं के समन्वय के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। इस चरण का मुख्य कार्य अतिथि की संतुष्टि है, जिससे अतिथि का संरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा वह प्रतिष्ठान की सेवाओं का आगे भी उपयोग कर सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ग्राहक की निष्ठा को पाना एवं उसे बनाए रखना।
अब हम बात करेंगे जो चौथे स्टेप है, कमरे पर आधिपत्य तीसरा स्टेप है। अब चौथे स्टेप पे प्रस्थान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रस्थान की। चौथे स्टेप पे प्रस्थान की बात करेंगे। प्रस्थान में क्या हो, यह आतिथ्य चक्र की अंतिम अवस्था होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आतिथ्य चक्र की अंतिम अवस्था है, आतिथ्य चक्र की तीसरी अवस्था या आधिपत्य अवस्था जो है कौन सी अवस्था होती है, आधिपत्य कमरे पे आधिपत्य अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था होती है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बाकी नेट वगैरह में पूछ जाती है क्वेश्चन मेल मिलाने के लिए। तो प्रस्थान जो है ये इसमें अतिथि आवास छोड़ने, बाहर जाने या चेकआउट के लिए तैयार होता है, प्रस्थान हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्थान करते समय निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। ये प्रस्थान के अंतर्गत आ रहा है, जो निम्न क्रियाकलाप आ रहा है प्रस्थान के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे अतिथि द्वारा बिल का भुगतान एवं भुगतान की रसीद अतिथि को देना। जो बिल जितना बजट बना होता है वो बिल जो है अतिथि जो है बिल का भुगतान करता है एवं भुगतान की रसीद जो है अतिथि को दिया जाता है। कमरे की चाबियां वापस देना, कमरे की चाबी वापस देता है। ये सब पूछा जाता है कि किस उसमें कमरे की चाबी वापस होती है, बिल भुगतान किस उसमें किया जाता है, तो चौथे स्टेप में किया जाता है। उसके बाद ये तीसरा क्या है, अतिथि संबंधी सारी जानकारी होटल के रिकॉर्ड में रखना, जिसमें अतिथि द्वारा होटल की सेवाओं के बारे में दी गई प्रतिपुष्टि भी सम्मिलित है। ये सारी जानकारी होटल के रिकॉर्ड में रखना, जिसमें अतिथि द्वारा होटल की सेवाओं के बारे में दी गई प्रतिपुष्टि, जो भी है अतिथि अपनी प्रतिपुष्टि देता है कि क्या कैसा था, मुझे जो है होटल में अतिथि संबंधी सारी जानकारी कि कैसा व्यवस्था मिली, कैसा सब कुछ था, कोई कमी तो नहीं थी, सारी जो है वो अपना उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि क्या उसको अनुभव हुआ। उसके बाद ये जो पाँचवें नंबर, यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है धन्यवाद पत्र, लास्ट में थैंक यू लेटर, ये उसको जो है धन्यवाद दिया जाता है, धन्यवाद लेटर दिया जाता है। ये इतने थे जो थे अतिथि ये चक्र थे। कौन था चक्र था? अतिथि चक्र बोलते हैं इसको, अतिथि चक्र था ये थे आपके। अब यहाँ पे एक संगठन के अतिथि प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, तो इसको फ्रेंड्स ऐसे ही देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि हम थोड़ा सा चाह रहे हैं जल्दी हो जाए। एक संगठन के अतिथि प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, वस्त्रों की देखरेख एवं खराब रख रखाव से संबंधित विभिन्न उपकरण। ये यहाँ पे जो ये चरण है, इसमें वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव करते हैं। फ्रंट ऑफिस के कार्य, ये देखिए फ्रंट ऑफिस के कार्य हैं सब, आप इसको पास करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये हम आपको सब कुछ दिखा दे रहे हैं, बढ़िया से पास करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये फ्रंट ऑफिस के कार्य, यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में मिलते हैं। एनसीईआरटी से संबंधित अगर प्रश्न हल किया जाएगा तो ये सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाला फ्रंट ऑफिस के कार्य। यहाँ आप देख रहे हैं फ्रंट ऑफिस के, ये है फ्रंट ऑफिस के कार्य। फ्रंट ऑफिस स्टाफ के निम्न कार्य अथवा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो फ्रंट ऑफिस का संगठन, अच्छा इसमें जो ये जिम्मेदारियां हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक दिया गया है फ्रंट ऑफिस का संगठनात्मक ढांचा। देखो ये फ्रंट ऑफिस का संगठन, ये जो बाहर के लोग होते हैं जो ऑफिस में होते हैं उसका ढांचा है फ्रंट ऑफिस, मतलब बाहर का जो ऑफिस जो बाहरी भाग होता है वहाँ का संगठनात्मक ढांचा है। प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, उसके बाद ये आता है इसमें आते हैं कौन कौन से, बेल कप्तान, उसके बाद प्रमुख कार्यालय स्वागती एजेंट, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, दूरभाष प्रचालक, टेलीफोन ऑपरेटर,
ये आते हैं प्रमुख कार्य, ये इतने से बेल कप्तान आता, फिर बेल बॉय आता है, बेल कप्तान ऊपर, बेल बॉय उसके नीचे। अब हम बात करेंगे, ये देख लीजिए आप, इसी तरह इसको पाँच करके आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझिएगा बढ़िया से, किसके लिए क्या काम है, कौन सा क्या है। देखो, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, पद नाम क्या है, कार्य कर्तव्य क्या है। पद का नाम प्रमुख कार्यालय प्रबंधक क्या काम करता है, ये सारा काम करता है पद। उसके बाद प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक का ये काम होता है इतना। उसके बाद प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, ये देखता है। उसके बाद दूरभाष प्रचालक सूचना सहायक, ये देखता है। तो ऐसे आप देख लीजिए कि ये सब किसका किसका क्या काम है। ये देखो, दरबान सबसे लास्ट में क्या है, दरबान अतिथियों के आगमन पर स्वागत करता है तथा उनको पंजीकरण डेस्क तक पहुंचाता है। जब आप होटल लेना रहता है, होटल मोटल कुछ भी लेना रहता है, जब आप जाते हो गेट के पास पहुंचने पर एक आपको बाहर गेट के पास ही रहता है, वो आपको ले जाके कहाँ पहुंचाता है, पंजीकरण डेस्क तक पहुंचाता है, जहाँ पे आपका डाटा चेक होता है, आपका सारा जो है रिकॉर्ड चेक होता है। जैसे आप आधार कार्ड क्या है आपका जो भी है, वहाँ ले जाके आपका पंजीकरण करवा देता, पहले पहुँचा देता वहाँ तक। तो ये है दरबान का काम है। बेल बॉय क्या काम है, अतिथियों, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बनता है यहाँ से। अतिथियों के सामान को कमरे में या कमरे से बाहर लाने ले जाने के लिए कौन होता है, तो यहीं पे गड़बड़ा जाता है। बेल कप्तान होता है, एक बेल बॉय होता है, एक दरबान होता है, कि सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय होता है, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक होता है, स्वागत प्रमुख कार्यालय एजेंट होता है, कौन होता है भाई, तो ये देखो बेल कप्तान, जो बेल बॉय का काम है। अतिथियों के सामान को कमरे में बाहर अंदर करने वाला जो उत्तरदायी होता है, बेल बॉय का होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इतना। ये आप इसके जो हैं पद नाम देख लीजिए और कार्य कर्तव्य इनके हैं यही सब, तो आप इसको देख। गृह व्यवस्था विभाग, उसके बाद ये है गृह व्यवस्था विभाग, ये दूसरे नंबर पे कौन से है, गृह प्रमुख कार्यालय। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इसको डिवाइड भी किया गया है, डिवाइड जो किया गया है, एक संगठन के अतिथि प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, तो यहाँ पे जो है प्रमुख कार्यालय, यही है सबसे मेन मुख्य, यही है प्रमुख कार्यालय गृह व्यवस्था विभाग। उसके बाद खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग, उसके बाद सहायक सेवा विभाग, उसके बाद प्रबंध कार्य, जो ये हैं, ये अभी इसकी बात चल रही है, प्रमुख कार्यालय की बात चल रही है। ये प्रमुख कार्यालय में इतने सब आ रहे हैं। प्रमुख कार्यालय में कौन कौन आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। प्रमुख कार्यालय में जो आता है वो फ्रंट ऑफिस के कार्य, ये फ्रंट ऑफिस के कार्य की बात चल रही है, सारे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, दूसरा आ गया गृह व्यवस्था विभाग आ गया। कौन सा आया, दूसरा गृह व्यवस्था विभाग, ये वाला इसकी बात चल रही है। अब गृह व्यवस्था की विभाग की बात अब हम लोग देखेंगे, अब तक तो हम लोग ये ही देख रहे थे। अब गृह व्यवस्था के विभाग की अगर हम बात करें, ये देखो दिया गया गृह व्यवस्था विभाग, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो ये आप देखिए, मूल रूप से यह विभाग स्वच्छता को सुनिश्चित करके और साफ सफाई के, गृह व्यवस्था विभाग की बात की गई यहाँ पे, यहाँ घर की व्यवस्थाओं की बात की गई है। और वो जो था वो था प्रमुख कार्यालय की बात थी, ये प्रमुख कार्यालय का ढांचा है, ये जो है प्रमुख कार्यालय का ढांचा, आप इसको देख लीजिए, एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं। ये प्रमुख कार्यालय का ढांचा है, फ्रंट ऑफिस का संगठनात्मक ढांचा, फ्रंट कार्यालय का ये है ये। उसके बाद ये सब इसके इसके काम हो गए, ये लोग हैं और ये इनके कार्य हैं, ठीक, ये इनके कार्य हैं सब, ये जितने हैं इन लोगों के कार्य हैं ये, ठीक। अब हम बात करेंगे गृह व्यवस्था विभाग की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे गृह व्यवस्था विभाग की बात करेंगे। इसमें गृह व्यवस्था विभाग आ गया, उसके बाद गृह व्यवस्था विभाग के कार्य, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य, ये इतना देख लीजिए, ये। उसके बाद गृह व्यवस्था विभाग के कार्य,
उसके बाद गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण किया गया। यहाँ पे ये देखिए, गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण: अतिथि गृह ब्रिगेड, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, लिनेन तथा वर्दी कक्ष, उद्यान एवं पुष्प प्रबंधन टीम, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, गृह व्यवस्था प्रबंधन, खोया पाया विभाग। ये सब क्या है? गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण है। गृह व्यवस्था विभाग के कार्य और उसका वर्गीकरण, ये आप देख लीजिए और इसको आप बढ़िया से पाँच करके पढ़ लीजिएगा। आप गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप देखेंगे। ये गृह व्यवस्था विभाग कर्मचारी भर्ती संरूप ये है। गृह व्यवस्था विभाग को दक्षतापूर्ण चलाने के लिए विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त तथा कुशल व्यक्तियों का चयन करना आवश्यक होता है। एक संस्था होटल की संस्थागत संरचना एवं पदानुसार दूसरी संस्था होटलों से भिन्न होती है। कहीं कहीं विभिन्न पदों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं अथवा एक ही कर्मचारी से विभिन्न कार्यों को कराया जाता है। एक ही कर्मचारी से विभिन्न कार्यों किया जाता है, कहीं कहीं अलग भी नियुक्त किए जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, सामान्यतः बड़ी संस्थाओं होटलों गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के पदानुक्रम का संगठनात्मक ढांचा का चित्र निम्न प्रकार से होता है। तो यहाँ पे है कार्यपालक गृह अनुरक्षक, और यह है किसका? गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारी भर्ती संरूप है। ये गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप। कार्यपालक गृह अनुरक्षक सबसे ऊपर कौन होता है? कार्यपालक गृह अनुरक्षक। फिर उसके अंतर्गत आंतरिक सज्जाकार सहायक गृह अनुरक्षक होता है। फिर उसके बाद सहायक गृह अनुरक्षक के अंतर्गत गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क आता है। फिर उसके बाद ये जो है इसी में इतने आते हैं। ये सहायक गृह अनुरक्षक में दो ये इतने हैं, कौन कौन से? गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क, उसके बाद ये इतने हैं तल पर्यवेक्षक, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, पुष्पोत्पादक माली, लिनेन वर्दी पर्यवेक्षक। उसके बाद तल पर्यवेक्षक में आता है कमरा परिचर, गृह अनुचर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तल पर्यवेक्षक के अंतर्गत ये आते हैं दोनों। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, पाँच करके पढ़ लीजिएगा। ये है कमरा परिचर, गृह अनुचर, प्रधान गृह अनुचर, ये सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक के अंतर्गत है। उसके बाद ये अकेला है लिनेन वर्दी पर्यवेक्षक मददगार, इसके नीचे मददगार आते हैं। लिनेन वर्दी पर्यवेक्षक के नीचे मददगार है, कार्यकर्ता है। अब इसका डिटेल आप देख लीजिए, डिटेल यहाँ दिया है सब, किसके क्या काम है, क्या कौन काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यही जो वर्गीकरण है, इसी वर्गीकरण से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। और ये दिया गया है, इसके कार्य जो दिया गया है यहाँ पे देखो। तल पर्यवेक्षक का काम क्या है? प्रत्येक तल के लिए एक पर्यवेक्षक होता है जो अतिथियों के कमरे, गलियारों, सीढ़ियों एवं रसोई भंडार की स्वच्छता एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। तल पर्यवेक्षक का मतलब वो जो कई जो है फ्लोर होता है ऊपर नीचे, उसको क्या करता है? वो स्वच्छ रखने के लिए और उस वहाँ कोई सीढ़ियों, कमरों, रसोई भंडार को साफ करने के लिए ऊपर नीचे, वो तल पर्यवेक्षक की सफाई का काम होता है। प्रत्येक तल के लिए एक पर्यवेक्षक होता है जो अतिथियों के कमरे, गलियारे, सीढ़ियों सफाई करता है। ये समझ लीजिए, तल पर्यवेक्षक मतलब उस जमीन की सफाई। तल मीन्स होता है निचला भाग, तल पर्यवेक्षक वो प्रत्येक तल का की सफाई करता है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ से देखते हैं कार्यपालक का गृह अनुरक्षक क्या करता है। यह जनशक्ति पदार्थों, धन, समय एवं अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह गृह व्यवस्था विभाग का समय सारणी, स्वच्छता एवं सफाई कार्य पद्धतियों को नियंत्रित करता है। ये सब देखता है कि क्या कैसे चल रहा है, कौन
कैसे काम कर रहा है, कैसी क्या व्यवस्था है, ये सारा देखता है। कार्यपालक गृह अनुरक्षक, उसके बाद सहायक गृह अनुरक्षक, यहाँ इंग्लिश में भी इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये सहायक गृह अनुरक्षक, इसका सहायक ये होता है, इसका सहायक ये होता है। किसी बड़े होटल में प्रत्येक पाली के लिए एक सहायक गृह अनुरक्षक की ड्यूटी लगती है, जो समय सारणी तैयार करता है तथा स्वच्छता एवं कर्मचारियों के कार्यों की जांच भी करता है। इनके नीचे ये होता है, ये कार्य करते हैं इनके नीचे। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक, या अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय के से समन्वय रखता है। खाली हुए कमरे की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक डेस्क पर 24 घंटे व्यक्ति रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि एवं स्टाफ किसी भी समय सूचना देने या प्राप्त करने के लिए इस डेस्क के संपर्क करता है। तो ये तल पर्यवेक्षक का काम आप पहले ही देख लिए थे। कमरा परिचर, इसका मुख्य कार्य अतिथियों के कमरों एवं स्नान गृहों की सफाई करना। उसके बाद जिसमें मुख्यतः कमरों की साफ सफाई के लिए वैक्यूम करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना एवं फर्नीचर को खिसका कर इत्यादि। ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो कमरा परिचर जो होता है, कमरा परिचर ये कमरे उस एक विशेष कमरों की सफाई करता है। पोछा लगाएगा, सफाई करेगा, वैक्यूम क्लीनर के द्वारा साफ करेगा, सारी क्रियाकलाप कमरा परिचर का है। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर पर्यवेक्षक का क्या काम है, इसकी बात कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक या सार्वजनिक क्षेत्रों में को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होता है, या मुख्य प्रवेश गलियारा, दफ्तर, भोज गृहों, रेस्तराओं इत्यादि में गृह अनुचरों के माध्यम से कार्य करवाता है। ये यहाँ पे ये क्या काम करता है, गृह अनुचर के माध्यम से कार्य करवाता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक ये क्या करता है, सारे जगह पे जो भी होता है सार्वजनिक क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये ऐसे ही है, आप इसको कर्मचारी, आंतरिक स्थानों की सुंदरता व आकर्षण, लिनन एवं वर्दियों की धुलाई व रखरखाव, पर्यावरण संरक्षण, ये इसको पास करके आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह है सब। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की बात आई, खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग। अब सारा विभाग अलग अलग है। खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, तो इसमें आएगा रसोई, उसके बाद रसोई की व्यवस्था, रेस्तरां, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा। ये इस तरह आ रहा है इसके अंतर्गत। उसके बाद चौथे नंबर पे इसमें जो था, जो वर्गीकरण में देखा गया था, चौथे नंबर पे था सहायक सेवा विभाग। चौथे नंबर पे क्या था, सहायक सेवा विभाग। सहायक सेवा विभाग की जो बातें हैं बहुत थोड़ी सी हैं। सहायक सेवा विभाग की जो बातें हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और इसके आगे अतिथि प्रबंधन के कार्य क्षेत्र से हम दूसरा जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ से दूसरी क्लास लगाएंगे, अतिथि प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। एक हो भी गया है, चलो इसको समाप्त कर देते हैं हम यहीं भी। इसको दूसरी क्लास में नहीं, इसी में समाप्त कर देते हैं। थोड़ा लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पास करके पढ़ लीजिएगा। इसी में समाप्त कर देना इसको भी। अतिथि प्रबंधन के कार्य क्षेत्र, इस लेसन को हम समाप्त ही कर दे रहे हैं पूरा, क्योंकि दूसरे दिन हम दूसरा लेसन करवा देंगे जो इस वक्त ज़रूरी है। अतिथि प्रबंधन के पाठ्यक्रम, इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा। अतिथि प्रबंधन के पाठ्यक्रम, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए अतिथि प्रबंधन के लिए के जो लोग होते हैं, ये आप इसको पास करके बढ़िया से पढ़िए। अतिथि प्रबंधन में जीविका के अवसर, ये देख लीजिए, ये ज़्यादा है नहीं इसमें, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको पूरा, रीड करवा दें पूरा टोटल।
ये हो गया। अब हम बात करेंगे, अच्छा ये इसमें दिया पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर दिया है, समाप्त हो गया। यहाँ पे प्रश्नोत्तर हम दिखा देने आपको, और इसके प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे दूसरी क्लास में। ये जो है यहाँ से ये प्रश्न बने हुए हैं, NCERT की बुक है, और यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 3 सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। देखिए, कार्यपालक गृहरक्षक, सहायक गृहरक्षक, तल पर्यवेक्षक। ये तो बना हुआ है, ये 12th की बुक है, तो ऐसे ही पेपर में आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसके अनुसार है मैं दिखा दे रही हूँ। बाकी क्वेश्चन हमारा पाठ्य जो है, लेसन जो है हमारा समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बना हुआ है, इस बुक में दिखा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। ये उसके बाद ये यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, इसे बनने वाले प्रैक्टिस सेट को हम करवा देंगे, ये या इसका प्रैक्टिस सेट, और जो दूसरा वाला कराएंगे उसका। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे अलग से इसका।